नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। यूपी सरकार की अव्यवस्थाओं पर भड़के अखिलेश यादव, कहा दे देना चाहिए त्याग पत्र। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर अव्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि लॉकडाउन 4 में भी लोगों की हालात खराब हैं। साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए सरकार से पूछा, क्या इसी नए रूप रंग की बात हुई थी? दे देना चाहिए त्याग पत्र। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्रमिकों की बदहाली के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए ट्वीट कर इस्तीफा मांगा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, लॉकडाउन 4 के इस बद से बदतर हालात भी प्रदेश सरकार सोच रही है कि सब नियंत्रण में है। अगर सरकार इसे व्यवस्था कहती है तो फिर उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। कहीं गौशाला तक में लोग रोक के रखे जा रहे हैं तो कहीं सीमाओं पर बच्चे बिलख रहे हैं। क्या इसी नए रंग रूप की बात हुई थी? शेयर कर लिखा, भाजपा देश चलाना कब सीखेगी। इससे पहले अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर की है। वीडियो शेयर करने के लिए साथ एक सवाल भी पूछा है। उन्होंने लिखा, ये है देश का असली खुद मुख्तार हुनर, जिसे तोड़ तोड़ कर सरकार बनाना तो नहीं आता, पर अपनी प्रतिभा से किसी तरह इंतजाम करके अपने परिवार की गाड़ी चलाना आता है। भाजपा देश चलाना कब सीखेगी? अदूरदर्शी फैसलों के श्रमिकों को जिंदगी नर्क हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के अदूरदर्शी फैसलों के चलते गरीब और बेबस श्रमिकों की जिंदगी नर्क हो गई है। सरकार से आग्रह है कि वह संवेदनशील होने का परिचय दे। सरकारी अराजकता ने प्रदेश में हजारों बच्चों का बचपन छीना है और उन्हें भी पलायन की त्रासदी का अंग बना दिया है। सरकार की इससे ज्यादा अक्षमता का प्रमाण क्या मिल सकता है कि समय से निर्णय नहीं कर सकी। लाखों श्रमिक पैदल मारे मारे पैदल चलने को मजबूर हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार ने वापस लिया लॉकडाउन में पूरी सैलरी देने का निर्देश। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का अपना पुराना निर्देश वापस ले लिया है। यानी अब कंपनियां इसके लिए बाध्य नहीं होंगी कि लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरी सैलरी दे। इस कदम से कंपनियों और उद्योग जगत को राहत मिली है, लेकिन कामगारों को झटका लगा है। गौरतलब है कि गृह सचिव अजय भल्ला ने लॉकडाउन लगाए जाने के कुछ ही दिन बाद 29 मार्च को जारी दिशा निर्देश में सभी कंपनियों व अन्य नियोक्ताओं को कहा था कि वे प्रतिष्ठान बंद रहने की स्थिति में भी महीना पूरे होने पर सभी कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के पूरा वेतन दें। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। अब 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण लागू हो चुका है। गृह मंत्रालय ने तब यह भी निर्देश दिया था कि उन मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो लॉकडाउन के दौरान किराया न दे पाने वाले स्टूडेंट्स या प्रवासी कामगारों को मकान खाली करने के लिए दबाव बना रहे हों। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में कहा था कि सरकार लॉकडाउन के दौरान पूरी सैलरी न दे पाने वाली कंपनियों पर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न करे। कर्नाटक की कंपनी फिक्स पैक्स प्राइवेट लिमिटेड ने सरकार के इस आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। निजी कंपनियों का कहना था कि यह आदेश मनमानी वाला है और इससे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन होता है, जिसमें उन्हें कारोबार या व्यापार करने की गारंटी दी गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक्शन में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस संगठन, सिंधिया समर्थकों को किया गया बर्खास्त। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस संगठन ने प्रदेश पदाधिकारियों, जिला और विधानसभाओं के पदाधिकारियों को उन्हें उनके पद एवं युवा कांग्रेस की प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता से बर्खास्त किया गया है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा यह निर्णय राष्ट्रीय कार्यालय की सहमति उपरांत लिया गया है। जिन्हें बर्खास्त किया गया उनमें अधिकांश सिंधिया समर्थक पदाधिकारी शामिल हैं। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक कुणाल चौधरी ने प्रदेश में संगठन के जिन पदाधिकारियों द्वारा पिछले दिनों सोशल मीडिया, समाचार पत्रों एवं अन्य तरीकों से अपना संगठनात्मक पद एवं सदस्यता से इस्तीफा दिया गया है, उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही आगामी समय में प्रदेश में होने वाले 24 विधानसभा उपचुनाव की दृष्टि से निष्क्रियता एवं संगठनात्मक कदाचार किया जा रहा है। उन्हें भी पद एवं सदस्यता से बर्खास्त किया गया है। माना जा रहा है कि इनमें अधिकांश सिंधिया समर्थक शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नोएडा प्रशासन ने रद्द की यूपी सरकार की अधिसूचना। डीएम बोले अभी सील ही रहेंगे दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर।
जी हां दोस्तों, लॉकडाउन 4 की घोषणा और यूपी सरकार की ओर से सोमवार देर रात जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार लोगों को दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद आने जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। लेकिन गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने यूपी सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाते हुए अभी यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधों में ढील देने के एक दिन बाद दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली के साथ जिले की सीमा अभी के लिए सील रहेगी। डीएम ने कहा कि अभी के लिए दिल्ली नोएडा सीमा के बीच यथास्थिति को बनाए रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने गृह विभाग के जीओ के पॉइंट 3.1 और 7.12 के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार से निर्देश मांगे हैं। जिले ने अप्रैल में दिल्ली के साथ अपनी सीमा को सील कर दिया था क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस के कई मामले दिल्ली के साथ संबंध के कारण पाए गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का कार्यालय सील। जी हां दोस्तों, केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का कार्यालय सील। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का कार्यालय और मध्य दिल्ली में कृषि भवन में स्थित उनके मंत्रालय के एक हिस्से को सील कर दिया गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के एक अधिकारी के कोविड-19 की जांच में संक्रमित पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि पशुपालन और डेयरी विभाग में हाल में कोरोना वायरस का एक मामला मिलने के बाद यह फैसला किया गया है कि कृषि भवन में खाद्य एवं जन वितरण विभाग का कार्यालय संक्रमण मुक्त बनाए जाने के लिए 19 मई और 20 मई को बंद रहेगा। पासवान के मंत्रालय के तहत 2 विभाग हैं, खाद्य एवं जन वितरण विभाग और उपभोक्ता मामला विभाग। नई दिल्ली के राजपथ इलाके में स्थित कृषि भवन में कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज समेत कई अन्य मंत्रालयों के भवन हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजियाबाद, भारी संख्या में उमड़े मजदूर, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से देश में लागू लॉकडाउन को अब 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सोमवार से नए नियमों के साथ लॉकडाउन लागू हो गया है। इसी बीच बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करने लगे हैं। गाजियाबाद में सोमवार को उस समय सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आईं, जब एक श्रमिक ट्रेन के लिए वेरिफिकेशन करवाने के लिए हजारों की संख्या में मजदूर एक साथ रामलीला मैदान में इकट्ठा हो गए। दरअसल गाजियाबाद से सोमवार शाम 6 श्रमिक ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग इलाकों के लिए रवाना होनी है। ट्रेनों में जाने से पहले प्रशासन की ओर से मजदूरों को थर्मल स्क्रीनिंग और पेपर वेरिफिकेशन के लिए वहां रोका गया है। 3 ट्रेन उत्तर प्रदेश के लिए और 3 ट्रेन बिहार के लिए जा रही हैं। जैसे ही हजारों की संख्या में मौके पर मजदूर इकट्ठा हुए, वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय प्रशासन की सभी व्यवस्था धरी की धरी रह गई और एडीएम मजिस्ट्रेट के सामने सभी नियम बेकार साबित हुए। देखते ही देखते वहां जनसैलाब जमा हो गया। घंटा घर के पास मौजूद रामलीला मैदान में लोगों की बेतहाशा भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी लोगों को ट्रेन या बस के जरिए घर भेजे जाने का भरोसा प्रशासन द्वारा दिया गया था। सड़क पर जितने लोग पैदल चल रहे थे सभी को वहां ले जाकर रखा गया है और अब इस कदर भीड़ हो गई है कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। गाजियाबाद एडीएम के मुताबिक बिहार के लिए गाजियाबाद से 3 ट्रेनें चलाई गई हैं, जो कि 1200 प्रति मजदूर ट्रेन से लेकर बिहार जाएंगी। आज करीब 3600 मजदूर को बिहार भेजा जाएगा। इसके अलावा लखनऊ, गोरखपुर के मजदूर को भी यहाँ से भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सुबह तक स्थिति नियंत्रण में थी, लेकिन अब जो हालात हैं उन्हें संभाला जा रहा है। दूसरी ओर मजदूरों का कहना है कि वह लंबे वक्त से धूप में ही खड़े हैं, ऐसे में काफी परेशानी है। कुछ मजदूरों ने कहा कि वो कल भी आए थे लेकिन नंबर नहीं आ पाया था। यहाँ इतनी ज्यादा संख्या में लोग मौजूद हो गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। इससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है और ये सभी मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार जा रहे हैं, इसलिए इन 2 राज्यों के लिए भी खतरा हो सकता है। फिलहाल गाजियाबाद में स्क्रीनिंग की जा रही है, लेकिन भारी भीड़ के चलते प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मालूम हो कि श्रमिक ट्रेनों में बैठने से पहले सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, साथ ही वेरिफिकेशन भी करवाया जा रहा है, क्योंकि जहां से ट्रेन जा रही है और जहां ट्रेन को पहुंचना है वहां दोनों और प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कल से काम पर जाएगी पूरी दिल्ली, मगर बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और मॉल, रेस्टोरेंट। जी हां दोस्तों,
कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के चौथे चरण में दिल्ली में सारे सरकारी और निजी ऑफिस खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सोमवार को ऐलान करते हुए कहा कि सभी निजी ऑफिस कल से अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल सकते हैं। आज लॉकडाउन 4 का पहला दिन है। एक दिन पहले ही केंद्र ने लॉकडाउन के दौरान रियायतें देने का अधिकार राज्य सरकारों को सौंप दिया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी निजी ऑफिस कल से अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल सकते हैं, लेकिन उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादातर स्टाफ घर से ही काम करे। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग की अनुमति नहीं होगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली के लिए रियायतों का ऐलान करते हुए साफ किया कि अभी मेट्रो स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल सब बंद रहेंगे। यहाँ तक सैलून और स्पी भी बंद रहेंगे। यहाँ तक धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 10,054 मामले आए हैं। केस तो ज्यादा है, लेकिन लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं। 45% लोग ठीक भी हो गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खट्टर सरकार पर कांग्रेस का हमला। 5 साल में कितनी नौकरियां दी गई? श्वेत पत्र जारी कीजिए। किस विभाग में कितने पद रिक्त पड़े हैं? जी हां दोस्तों, हरियाणा के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि मनोहर लाल खट्टर सरकार को इस बारे में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि राज्य में पिछले 5 साल में कितनी नौकरियां दी गई और साथ ही यह भी बताना चाहिए कि किस विभाग में कितने पद रिक्त पड़े हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सरकार को यह भी उल्लेख करना चाहिए कि हरियाणा से और बिहार से कितने सेवानिवृत्त नौकरशाहों को पुनः रोजगार दिया गया है। कांग्रेस नेता ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि 2015 में अनेक रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिया गया था और लिखित परीक्षा सहित इसकी प्रक्रिया भी पूरी हो गई, लेकिन परिणाम की घोषणा नहीं की गई, जिससे आवेदन करने वाले करीब 10 लाख उम्मीदवार अधर में लटक गए। उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रेणियों में 1538 पदों के परिणाम 5 साल से लंबित हैं, जिनकी घोषणा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नहीं की है। सुरजेवाला ने कहा कि 5 साल गुजर जाने के बावजूद 2015 में निकाली गई रिक्तियों की परीक्षा के परिणाम अब तक घोषित नहीं किए गए हैं, जिससे इन पदों पर कोई व्यक्ति नौकरी नहीं कर पाया है। जिन रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिया गया था उनमें शिक्षकों, आबकारी निरीक्षकों, खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षकों, स्टेशन सुपरवाइजरों और वन कर्मियों के पद शामिल हैं। सुरजेवाला ने कहा कि पता चला है कि अब इन पदों को इस आधार पर वापस लिया जा रहा है कि 2018-19 में चयन के मानदंडों में बदलाव हो गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस बारे में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि पिछले 5 साल में कितनी नौकरियां दी गई हैं। सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि किस विभाग में कितने पद रिक्त पड़े हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि लॉकडाउन के दौरान खट्टर सरकार ने 1500 अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, जो विभिन्न विभागों में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, विडंबना यह है कि मुख्यमंत्री खट्टर टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में उद्योगों, दुकान मालिकों और अन्य संस्थानों से कहते रहे हैं कि वे कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकालें, लेकिन उनकी खुद की सरकार यहाँ तक कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी अस्थायी कर्मचारियों को बर्खास्त करने में नहीं हिचकती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट। राहुल ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। जी हां दोस्तों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मनरेगा योजना को लेकर सरकार द्वारा अतिरिक्त बजट का प्रावधान करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। राहुल ने सोमवार को कहा कि नरेंद्र मोदी ने मनरेगा योजना पर यू टर्न लिया। राहुल ने योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए देने और इसे समझने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। राहुल ने एक ट्वीट में लिखा, यूपीए के कार्यकाल में शुरू की गई मनरेगा योजना के लिए प्रधानमंत्री ने 40,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को अनुमति दी है। हम उनका आभार जताते हैं कि उन्होंने मनरेगा के लक्ष्य को समझा और इसे प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही राहुल ने हैशटैग मोदी यू टर्न ऑन मनरेगा का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी के एक भाषण का वीडियो भी शेयर किया। इस भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा था, मनरेगा आपकी असफलताओं का जीता जागता सबूत है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।